Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn Classes. So student, today in this video we are going to discuss चोल डायनेस्टी. ओके, जैसे कि आप सभी को पता है स्टूडेंट, हम चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं. चोल राजवंश के बारे में स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था. संगम पीरियड में से हम चोल, चेर और पांड्य को डिस्कस करेंगे. तो इससे पहले हमारे एक टॉपिक को लेकर चलेंगे. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ इसमें काफ़ी सारे पॉइंट की बात कर रही जाए इसके अंदर. जैसे कि हमने पढ़ा था कि सभा और महासभा थी, इसके अंदर हमने स्थानीय स्वशासन में पढ़ा था और पढ़ा था कार्य समिति पढ़ी थी. और नगरम नाम की क्या थी? व्यापारियों की संस्था थी. प्रशासकीय संस्था थी. एडमिनिस्ट्रेटिव क्या थी? ये एक सभा थी. ठीक है, व्यापारियों की, जिसका नाम था नगरम. ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने इसमें काफ़ी कुछ आपको बता दिया. मैंने आपको दिखाए थे कि मैंने हैंड रिटन जो नोट्स थे मैंने इनको द्वारा पढ़ाया, लेकिन उसमें जो ना क्लियरिटी इतनी साफ नहीं आई थी. इसकी वजह से मैं जो हूँ आपको ये जो पैराग्राफ है इसमें समझाऊंगी. ठीक है, देखिए एक बार. तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो ग्राम सभाएं जो थी विवादों का निपटारा करा करती थी. मंदिरों का निर्माण, जीर्णोद्धार क्या करती थी मंदिरों का. मंदिर में जितना भी आय आया करती थी, मतलब जितना भी पैसा आया करता था, उसको जो है कहाँ रखा जाता था, उसका प्रबंधन किया जाता था. ठीक है ना, ताकि मंदिर में होने वाले और भी क्रियाकलापों में जो है उस पैसे का यूज़ हो सके. ठीक है, भूमि कर उस टाइम पर भी भूमि कर लगा हुआ था. भूमि कर कौन कौन से उनको देखेंगे स्टूडेंट. भूमि कर क्या स्टूडेंट हम देखने वाले हैं? भूमि कर. ठीक है, भूमि कर की यदि बात की जाए तो इसमें कौन कौन से स्टूडेंट कर थे? पहला था विवाह कर. देखिए स्टूडेंट, कौन कौन से टैक्स थे उस टाइम पर. एक था विवाह कर. ठीक है, उसके बाद में था व्यापार कर. ठीक है, उसके बाद में एक और कर था, इसको बोलते हैं चुंगी कर, जिसको वर्तमान समय में क्या बोलते हैं? टोल टैक्स होता है, एक टाइप का, है ना. तो देखिए ये 3 प्रकार के कर थे जो उस टाइम पर भी थे. ऐसा नहीं था कि दक्षिण भारत में ये जो कर जो थे टैक्स लगाए जाते थे, क्योंकि यही कर जो थे राजकोष में जो इनको कलेक्ट किया जाता था. कलेक्ट करने के बारे में बाद में जनता के कल्याणकारी कार्य या फिर आपातकाल या फिर कोई इमरजेंसी लगती है तो उस इमरजेंसी में इस कर का टैक्स का यूज़ जो है किया जाता था. और चुंगी कर, ये 3 टाइप के स्टूडेंट जो थे क्या थे? कर थे. ठीक है, उस टाइम पर देखिए विवाह पर भी कर लगा हुआ था, तो यही बड़ी अच्छी बात है. जब टैक्स लगेगा तो इंसान कम से कम खर्चा करे, क्योंकि वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि लोग पर दिखावा बहुत कर रहे हैं, है ना. ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना, क्या भाई हमारी शादी ऐसी होगी वैसी होगी. ज़रा सी देर के लिए कितना खर्चा कर देते हैं, सारी उम्र की कमाई को मतलब क्या कहते हैं इन्वेस्ट कर देते हैं शादी बारात में. तो दिखावा नहीं करना चाहिए उसमें. तो उस टाइम पर विवाह कर लगता था, ये बहुत अच्छी बात थी. ठीक है, उसके बाद में देखिए चोल काल में राज्य की जो आय का प्रमुख साधन जो था वो क्या था? भूमि कर. यहाँ पे लिखा भूमि कर के अतिरिक्त है ये. ठीक है, भूमि कर के अतिरिक्त, यानी कि भूमि जिससे जो मिलने वाला टैक्स था उसके अलावा जो करते वो कौन कौन से? विवाह करते, चुंगी कर और व्यापार कर. ठीक है, अब भूमि कर जो था इम्पोर्टेंट था सबसे ज़्यादा. उस टाइम पर कृषि हुआ करती, तो ज़्यादातर जो टैक्स मिला करता था किसको? चोल चेर की यहाँ पर बात हो रही है. चेल राजवंश की, चेल डायनेस्टी की. तो चेल डायनेस्टी को, राजवंश को सबसे ज़्यादा जो कर मिला करता था वो किससे मिला करता था? भूमि से मिला करता था. कहा जाता है जो उत्पादन हुआ करती, जो उपज हुआ करती थी उसका 1/3 भाग जो भूमि कर के रूप में वसूला जाया करता था. 1/3 भाग, ये आपको ध्यान रखना है इसका रेशो. ठीक है, वसूला जाया करता था, जो कि अपने आप में जो है क्या था? बहुत बड़ा रूप था टैक्स का. उत्पादन का 1/3 यानी कि टैक्स का बहुत बड़ा रूप था. ठीक है, आगे देखेंगे. देखिए दोबारा देख लेंगे. भूमि कर के अतिरिक्त कौन कौन से? विवाह करते, चुंगी करते, व्यापार करते, मैंने आपको बताया. इसके साथ साथ भूमि कर का जो कितना था? 1/3 जो कि अपने आप में था. उपज का 1/3 देना होता था टैक्स के रूप में, जो कि एक बहुत ज़्यादा टैक्स था. ठीक है, आगे देखिए बात की जाए कि उपज के मुताबिक, मतलब जो उपज थी, जो उत्पादन था,
जो क्या कहते हैं, जो भूमि की जो वैरायटी थी, जो उनकी विशेषता थी, उसके आधार पर जो है भूमि को जो है कितने भागों में बांटा हुआ था। भूमि को 12 कोटियों में 12 वैरायटी में जो है बांटा हुआ था। ठीक है, बांटा हुआ था। ठीक है, अब आगे बात की जाए, ये तो हमने समझ लिया कि टैक्स सबसे ज़्यादा मिला करता था किसके द्वारा, जो भूमि के द्वारा जो टैक्स मिलने वाला था, ऊपर का 1/3 मिला करता था चेल राजवंश में, और 12 कोटियों की जो थी क्या थी, भूमि की वैरायटी थी 12 तरह की। ठीक है, अब आगे देखिए स्टूडेंट, काशू, क्या स्टूडेंट, काशू। अभी काशू स्टूडेंट क्या वाला है, इसको देखते हैं एक बार। काशू की यदि बात की जाए तो ये क्या थे, चोल काल में ये क्या थे, गोल्ड कॉइन्स, यानी कि सोने के सिक्के। ठीक है, क्या थे स्टूडेंट, सोने के सिक्के। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के थे, जिनका नाम क्या था, काशू। क्या था स्टूडेंट, काशू था। ठीक है, आगे देखेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ। आगे देखिए, मैंने आपको पढ़ाया कि सोने के सिक्कों को क्या कहा गया, काशू। सोने के सिक्के, ये कब की बात है स्टूडेंट, चोल के टाइम पीरियड की बात है। ठीक है, उसके आगे देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो, कि जब मैंने आपको मौर्य काल पढ़ाया था, तो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था निष्क। ध्यान कीजिए, निष्क किसे कहा गया था, मैंने बताया था आपको। निष्क का जो दूसरा नाम था, उसका नाम था सुवर्ण। अब देखिए, सुवर्ण से समझ में आ जाता है, आपके माइंड में आ गया होगा आंसर। सुवर्ण मिस क्या था स्टूडेंट, सोने का सिक्का। सोने का सिक्का, जिसको मौर्य काल में क्या कहता था, निष्क कहा जाता था या फिर सुवर्ण कहा जाता था। इसके साथ स्टूडेंट बात करें आगे, मैंने आपको बहुत सारे सिक्के पढ़ाए थे मौर्य कालीन में, इनको हम दोबारा से माइंड के अंदर रिकॉल कर लेंगे। मैंने आपको पढ़ाया था पर्ण। क्या पढ़ाया था स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया था पर्ण। ठीक है, जिसका दूसरा नाम था पंचमार्क या फिर आहत सिक्के। आहत सिक्के या फिर एक अन्य नाम था, उसका नाम क्या था, पंचमार्क। पंचमार्क। अब उसका नाम आहत सिक्के या फिर पंचमार्क या फिर पर्ण क्यों पड़ा, जैसे कि आपको आगे कहते हैं ना कि ये इंसान बहुत आहत है। आहत मतलब क्या होता है कि परिस्थितियों से क्या है कि बहुत ज़्यादा उसने जो है, परिस्थितियाँ जो है उसके हमेशा विपरीत रही, है ना, उन सब से गुजरा हुआ है, वो इंसान होता है आहत। ये क्या है, आहत सिक्के। ये क्या है, पंचमार्क। आहत मीन्स होता है किसी को कूटना, दबाना या फिर मारना। तो ये जो सिक्के थे स्टूडेंट, उनको जो है ना, इनकी बहुत ज़्यादा पिटाई करके, इनको जितना ठोकना बजाना था उस तरीके से वो चीज़ कर करके आहत किया जाता था, और उन सिक्कों को, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती थी। मैंने आपको बताई भी था, आपको ध्यान होगा तो। उसके अंदर क्या क्या चीज़ थी, देखिए आपको बता दूँ मैं यहाँ पर, क्या क्या चीज़ के अंदर आहत करके उसको कूट पीट करके उसमें छापी जाया करती थी। तो आपको ध्यान होगा, मैंने पढ़ाया था सूर्य। ठीक है, उसके साथ साथ बात की जाए इसकी चंद्र की, चंद्रमा की भी इसमें आकृति हुआ करती थी, पीपल की भी हुआ करती थी, है ना। देखिए पीपल ले बना हुआ है। ठीक है, इरेजर ले लेते हैं इसको, देखिए एक बार, पीपल है ना, पीपल, और इसमें मोर भी था और सर्प इत्यादि भी था और बैल भी था। तो इतनी सारी चीज़ें थी, इसको चल के नेक्स्ट में पढ़ाऊँगी, पहले एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, हमने जो क्या क्या डिस्कस करा इसको देखिए। मैंने आपको पढ़ाया काशू। अब भाई ये काशू क्या भला है, काशू मतलब ये क्या है, चोल टाइम के जो कुछ सोने के सिक्के बनाए गए थे, गोल्ड कॉइन्स बनाए गए थे चोल टाइम के,
तो उनको उन्होंने क्या बोला, काशू बोला। ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया था मौर्य टाइम में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि मौर्य कालीन में भी काफ़ी सारे सोने के सिक्के चलाए गए थे, करशापण के सिक्के चलाए गए, इसके तांबे के सिक्के चलाए गए थे, चांदी के सिक्के चलाए गए थे। तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को यहाँ पर से आपको रिकॉल करवाई है। और मौर्यकालीन सिक्कों की यदि बात की जाए तो मैंने आपको पढ़ाया था निष्क के बारे में। निष्क मतलब क्या था, सुवर्ण। निष्क का दूसरा नाम क्या था, सुवर्ण। जैसे कि आपको पता चला सुवर्ण, सुवर्ण मतलब क्या होता है कि उच्च कोटि, और उच्च कोटि क्या हो सकता है, सोना हो सकता है ना। जितने भी जितने भी ये सब चीज़ें थी इन सब में सबसे ऊंचा क्या है, चांदी, तांबा और लोहा, आयरन वगैरह, ये सब में से ज़्यादा उच्च कोटि क्या है, सुवर्ण यानी कि सोना है। तो निष्क मतलब निष्क को दूसरा नाम था सुवर्ण, जिसको क्या कहा गया, सोने का सिक्का, जो मौर्य काल में जाया करता था। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया पर्ण, ये पर्ण लिखा हुआ। ठीक है। पर्ण की यदि बात की जाए तो उसको मैंने आपको बताया इसका नाम था आहत सिक्के। इसके साथ साथ उसका दूसरा नाम था पंचमार्क। उसका नाम आहत सिक्के क्यों पड़ा, मैंने आपको इसका रीज़न बताया, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी डिज़ाइन डाली गई थी, जैसे कि सूर्य का चित्र भी उसके अंदर था। इसके साथ साथ में चंद्रमा का चित्र भी था, उसमें पीपल का भी था, उसमें मोर का भी था। इसके साथ साथ इसके अंदर बैल और सर्प का भी था, बैल और सर्प का भी था। तो इतने सारे इसमें के अंदर प्रिंट करना होते थे, बनाना पड़ते थे, किसी भी तरीके से वो बनाया करते थे, ठोक पीट करके उसको काफ़ी तरीके से उसको तपा करके बनाया करते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बनाया जाया करती थी, इसलिए उसको क्या कहा गया, आहत सिक्के या फिर पंचमार्क। ठीक है। आगे देखिए, अगर हम बात करें इन सिक्कों के बारे में, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा और हम डीप में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पर्ण, आहत सिक्के या फिर पंचमार्क। ओके स्टूडेंट। तो इन सभी की यदि बात की जाए, मैंने आपको बता दिया, एक बार हम देख लेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ थी दोबारा से। देखिए एक बार स्टूडेंट, सूर्य, ठीक है, उसके बाद में चंद्र, ठीक है, उसके बाद में इस पर क्या बना होता था, पीपल, उसके बाद में इसे बना होता था मोर, मयूर, जैसे कि मोर लिखा हुआ। ठीक है, मोर। उसके बाद में क्या था, बैल, बैल। उसके बाद में क्या था, सर्प। ठीक है, ये सब चीज़ें बनी हुआ करती थी। उसके वजन की यदि बात की जाए तो ये कहा जाता था 3/4 करीब 10 ग्राम का हुआ करता था। ये जिसे तोला बोलते हैं, तोले को बोलते हैं 10 ग्राम। ये 3/4 भाग हुआ करता था तोले में। ठीक है। आगे देखिए, तांबे के सिक्के को भी बात कर लीजिए यहाँ पर। किसकी स्टूडेंट, तांबे के सिक्के की, तांबे का सिक्का। तांबे के सिक्के भी चलाया करते थे मौर्य काल में। तांबे के सिक्के, उनका नाम क्या क्या थे, उनको देखेंगे। तांबे के सिक्के में उनके नाम स्टूडेंट क्या क्या थे, तो तांबे के सिक्के जो थे स्टूडेंट, उनके नाम जो थे क्या थे, माशक, माशक थे। इसको माशक या फिर भाषक कहा जाता था, माशक और भाषक। ठीक है। आगे और देखेंगे इसके बारे में कौन कौन सिक्के थे, आप चांस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको बताया पर्ण सिक्के, जिनको आहत और पंचमार्क के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर कई सारी चीज़ें बनी हुआ करती थी। ठीक है ना। उसके अंदर क्या क्या था, सूर्य, चंद्र, पीपल, मोर, बैल, सर्प। और कहा जाता है करीब ये 3/4 तोले, यानी कि 10 ग्राम का एक तोला होता है। उस तोले में 3/4 भाग हुआ करता था एक तोले में। ठीक है। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के मतलब उसको कहा जाता था माशक या फिर भाषक कहा जाता था। ठीक है। आगे देखिए और हम बताएंगे इसके बारे में। मौर्य काल में चांदी के सिक्के जो चला करते थे उनको क्या कहा जाया करता था, चांदी के सिक्के, चांदी चांदी और तांबे, चांदी और तांबे के सिक्के थे, उसको क्या बोला जाया करता था, देखिए उसका नाम क्या था, करशापण। क्या था स्टूडेंट, करशापण था, जो चांदी और क्या बोलते हैं तांबे के मिक्स होकर के सिक्के बना करते थे। सिल्वर और उसके अंदर क्या था, कॉपर, सिल्वर कॉपर को मिलाकर सिक्के बनाया जाया करते थे, उसको क्या बोला करते थे, करशापण। ठीक है। उसके बाद में बात की जाए किसके बारे में, चोल वंश के बारे में हम आते हैं। और देखिए इसमें मैंने एक चीज़, इसमें क्या थी, वेली, वेली नाम की एक चीज़ थी। इसका नाम क्या, ये इसका क्या यूज़ था, तो जो ज़मीन होती थी यानी कि भूमि,
भूमि माप की जो है इकाई हुआ करती थी, भूमि माप की इकाई, जिसको क्या कहा जाया करता था स्टूडेंट, बेली। ठीक है, भूमि माप की इकाई जिसको कहा जाता था बेली। आगे देखिए, चोलों ने जो वर्तमान समय में आपने देखे नहर और जो बांध देखे हैं वो चोलों की ही देन है। चोलों की देन की बात की जाए तो उन्होंने क्या क्या चीज़ हमें दी है। उन्होंने इन्वेंशन किया किसका, बांधों का, वर्तमान समय में जो बांध हैं बांधों का। ठीक है, जो कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और काफ़ी सारी जो वहाँ पर नहरें हैं उनके में बना हुआ है, नर्मदा वगैरह, बांधे और नहरें जो हैं, बांध और नहर, क्या स्टूडेंट, बांध और नहर जो किसकी देन है स्टूडेंट, वो चोलों की देन है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही, और एक बार हम दोबारा से ध्यान कर लेंगे इन सब चीज़ों को। देखिए, चांदी और तांबे की बात की जाए तो उसको क्या कहा जाता है, कर्षापण। बेली क्या थी, भूमि मापने की जो है स्टूडेंट क्या थी, इकाई थी। चोलों ने बांध और नहरों का इन्वेंशन किया। वर्तमान समय में जितने भी बांध बनाए जाए करते हैं वो कहीं ना कहीं चोलों की ही देन थी, यानी कि दक्षिण भारत की देन थी। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया पंच और आहत सिक्कों के बारे में, जिसको पर्ण, आहत सिक्के और पंचमार्क भी कहा जाता था। उसको पंचमार्क और आहत सिक्के क्यों कहा जाता है, मैंने इसका रीज़न भी आपको बताया, क्योंकि इनके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मोर, बेल, सर्प आदि की जो है चित्र अंकित किया जाता था, जिनको तापमान में तपा करके, तेज़ तापमान में तपा करके आग वगैरह में उन पर ये सब चीज़ अंकित की जाती थी, इसके कारण उसको आहत सिक्के और पंचमार्क बोला गया है और पर्ण सिक्के भी बोला गया है। ठीक है, इसका वजन की बात की जाए तो ये 3/4 तोले में बताया गया इसको, तोले को यानी कि 10 ग्राम को तोला बोला जाता है। तांबे के सिक्के को माशक और भाषक कहा गया है। आगे देखेंगे, काशू मैंने बताया आपको सोने के सिक्कों को कहा जाता था, जो कि चोल कालीन थे। इसके बाद में आगे बात की जाए किसके बारे में, मौर्यों के बारे में। देखिए, मैं दूसरा कर ले लेती हूँ क्योंकि आपको हाईलाइटिंग पता नहीं चल रहा है, मैं साथ साथ बोलती जा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया किसके बारे में, काशू के बारे में। ये सोने के सिक्के थे, चोलकालीन। आगे मैंने बताया मौर्य के टाइम में जो सिक्के चला करते थे जिसका नाम था निष्क, उसका नाम था सुवर्ण। निष्क और सुवर्ण क्या थे, सोने के सिक्के हुआ करते थे मौर्य काल में। उसके बाद मैंने आपको बताया पर्ण, जिनको आहत सिक्के भी बोला करते, जिनको पंचमार्क बोला करते। पंचमार्क और आहत सिक्के उनको बोलने का रीज़न क्या था, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे चित्र जो है अंकित किए जाया करते थे। उनको तेज़ तापमान में पिघला करके उनके ऊपर ये चित्र अंकित किया जाता है। मैंने आपको बताया सूर्य, चंद्र, पीपल, मोर, और मैंने आपको बताया बैल और सर्प, ये सभी चित्र अंकित किया जाता है, जिसके कारण उनको तपाया जाता था, जिसके कारण उनका नाम क्या रखा गया, आहत सिक्के और पंचमार्क। आगे देखेंगे इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि भूमि, मैंने आपको बताया था भूमि के बारे में कि भूमि जो है वहाँ पर 12 उनको अलग अलग उनकी फीचर्स के मुताबिक उनको डिवाइड किया हुआ है। 12 कोटियों की वहाँ पर भूमि थी। दक्षिण भारत की बात की जाए, चोल राज्य की 12 भूमि की उनकी फीचर्स के मुताबिक उनको 12 कोटियों में बांटा गया। बात किया काशू के बारे में, तो काशू जो है चोल काल का एक क्या हुआ करता था, गोल्ड कॉइन्स हुआ करता था, जिसको सोने का सिक्का हुआ करता था। इसके बारे में मैंने भी आपको बताया स्टूडेंट। आगे देखिए, मैंने आपको बताया भूमि कर क्या थे, उस समय यानी कि चोल डायनेस्टी में, चोल राज्य में कौन कौन से कर लगाए जाया करते थे। शासकों के द्वारा भूमि कर के अतिरिक्त विवाह कर भी लगाया जाया करता था, चुंगी कर भी लगाया गया। इसके साथ साथ व्यापार कर भी लगाया गया। भूमि कर का जो स्टूडेंट 1/3 भाग जो है उपज के रूप में, यानी कि जितनी हमारी उपज है उसका 1/3 भाग जो है वो टैक्स के रूप में दिया जाया करता था। तो स्टूडेंट, ये कब की बात है, ये सभी बात है चेल वंश की, चेल डायनेस्टी के बारे में। तो स्टूडेंट, एक बार दोबारा से देख लेंगे, ये सब मैंने स्टूडेंट आपको रिकॉल करवा दिया है। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी। टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।